हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 22 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 22वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 22वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 22वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 4 है, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 9, 9 के बाद में 14, 14 के बाद में 23 है और 23 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें संख्या दी गई है 4, 4 के बाद में संख्या दी गई है 6। तो मेरे भाई 4 से 6 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो 4 का 2 गुना होता है 8 और 8 में से यदि हम क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 के बाद में दिया गया है 9। तो मेरे भाई 6 से 9 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या कर दे, सबसे पहले तो 6 का कर दे 2 गुना, तो 6 का 2 गुना होता है 12 और 12 में से यदि हम क्या कर दे -3 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 9। फिर देखिए 9 से कितना बन रहा है 14। तो मेरे भाई 9 से 14 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 9 का क्या कर दे, सबसे पहले 2 गुना कर दें तो 9 का 2 गुना होता है 18 और 18 में से यदि हम -4 कर दें तो यहाँ पर बनेगा 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है 23। तो मेरे भाई 14 से 23 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 14 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो 14 का 2 गुना होता है 28 और 28 में से यदि हम -5 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 23। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 23 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस 23 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 23 का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 23 का 2 गुना कितना होता है, तो 23 का 2 गुना होता है 46। अब इस 46 में से कितना माइनस करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले क्या किया -2, उसके बाद में क्या किया -3, उसके बाद में क्या किया -4, उसके बाद में क्या किया -5। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे -6। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 46 में से 6 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 40। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 40। अब हमें देखना है कि 40 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 40 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए।
यानी कि ये दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 3 के बाद में 8 के बाद में 15 के बाद में 24 और 24 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले सीरीज में संख्या दी गई है 3 के बाद में संख्या दी गई है 8 तो 3 से 8 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 3 और 5 मिलकर बन जाएगा 8। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 15, तो मेरे भाई 8 से 15 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 8 और 7 मिलकर बन जाएगा 15। फिर देखिए 15 से कितना बन रहा है 24, तो मेरे भाई 15 से 24 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें +9 कर दें तो 15 और 9 मिलकर बन जाएगा 24। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 24 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ है +5, उसके बाद में क्या हुआ है +7, उसके बाद में क्या हुआ है +9, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर संख्या क्या हो रही है प्लस हो रही है, तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो देखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 5 है, उसके बाद में 7 है, तो 5 से 7 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 के बाद में कितना है 9, तो 7 से 9 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 9 से अगली संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि सभी के अंदर +2 हुआ है तो 9 के अंदर भी क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो मेरे भाई 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11। यानी कि हम 24 के अंदर क्या कर दें +11 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 24 के अंदर +11 कर देंगे तो 24 और 11 मिलकर बन जाएगा 35। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 35। अब इसी प्रकार से हम आगे भी चेक करेंगे कि 35 के बाद में से इसी प्रकार से यहाँ पर 48 आएगा क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 9 के बाद में क्या हुआ +11। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए +11 के बाद में यदि हम क्या कर दें, सबसे पहले तो 11 के अंदर हम क्या कर दें +2 कर दें तो 11 और 2 मिलकर बन जाएगा 13। और यदि हम 35 के अंदर +13 करेंगे तो क्या यहाँ पर 48 आएगा। तो आंसर है 35 और 13 मिलकर बन जाएगा 48। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या 35 ही भरी जाएगी। अब ध्यान से देखिए कि 35 हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 35 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 4 से यहाँ पर 61 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 9 से यहाँ पर 726
कैसे बना है। फिर यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 6 के अंदर है और इस 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पता करेंगे कि 4 से यहाँ पर 61 कैसे बना है। तो मेरे भाई 4 से यहाँ पर 61 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 4 का किया गया है क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का क्यूब होता है 64 और 64 से 61 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 64 में से -3 किया गया है। तो 64 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 61। और ध्यान से देखिए 61 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 9 से यहाँ पर 726 है, सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 9 का हम करेंगे क्यूब। तो मेरे भाई 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729 और इस 729 में से भी यदि हम -3 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 726। और ध्यान से देखिए 726 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 6 के अंदर है और इस 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 6 का हम करेंगे क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का क्यूब होता है 216 और सभी में से -3 किया गया है तो इस 216 में से भी हम क्या कर देंगे, -3 कर देंगे। तो 216 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर संख्या बचेगी 213, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 213। अब हमें देखना है कि संख्या 213 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 213 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले जीके, जीएस और साइंस के लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसी के साथ में मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के मिलेंगे। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी लगभग सॉल्यूशन के साथ में 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आपको मात्र 80 रुपए की फीस के अंदर रामबाण 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या
आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 8 से यहाँ पर 576 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 8 से 576 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 4 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 8 से यहाँ पर 576 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 8 का किया गया है स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, फिर इसी 8 का एक बार क्या किया गया है, क्यूब किया गया है। तो मेरे भाई 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। और यदि इन दोनों संख्याओं को हम आपस में ऐड कर देंगे तो 64 और 512 मिलकर बन जाएगा 576। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 576 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 4 के अंदर और इस 4 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 4 का करेंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, अब इसी 4 का हम क्या करेंगे, एक बार क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का क्यूब होता है 64। अब यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे तो 16 और 64 मिलकर बन जाएगा 80। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 80। अब हमें देखना है कि संख्या 80 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 80 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और मेरे भाई जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 7:40 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पता लगाना है कि आपसे क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें बोला गया है कि यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 7:40 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। तो मेरे भाई हमें क्या करना है, वास्तविक समय ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यदि 7:40 को 11:60 में से घटा देंगे तो वास्तविक समय हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हमें समय दिया गया है 7:40। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11:60 में से यदि हम 7:40 को घटा देंगे तो वास्तविक समय में प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि 60 में से 40 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 20 और 11 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 4। यानी कि यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 7:40 हो रहा हो तो वास्तविक समय होगा 4:20। अब हमें देखना है कि 4:20 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 4:20 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट का, ऑप्शन बी है सीसा का, ऑप्शन सी है कार्बन का और ऑप्शन डी है
अब्रक्का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सीसा पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। रसायन उद्योग में निम्न में से किसे मूल रसायन माना जाता है। ऑप्शन ए H2CO3 को, ऑप्शन बी है HNO3 को, ऑप्शन सी है H2SO4 को और ऑप्शन डी है HCl को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है H2SO4 को, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से अधिकतम मात्रा में क्या रहता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अम्लीय वर्षा में अधिकतम मात्रा में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी हैलोजनों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है फ्लोरीन। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी है क्लोरीन गैस और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि क्लोरीन गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी गैस रंगहीन एवं गंधहीन है। तो मेरे भाई याद रखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसें क्या हैं, रंगहीन और गंधहीन गैसें हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। ऑप्शन ए पारा धातु, ऑप्शन बी है ब्रोमीन धातु, ऑप्शन सी है क्लोरीन धातु और ऑप्शन डी है गैलियम धातु। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वह एकमात्र धातु है पारा जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है गैलियम। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वह एकमात्र अधातु है ब्रोमीन जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बने हैं और इन दोनों क्वेश्चनों में 90% स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया था 12वां कि वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो मेरे भाई जब धातु आपसे पूछे तो याद रखना पारा धातु क्या है, कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है, तो वह अधातु है ब्रोमीन जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। ऑप्शन ए तांबा धातु, ऑप्शन बी है चांदी धातु, ऑप्शन सी है सोना धातु और ऑप्शन डी है लोहा धातु। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यदि आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पीतल तांबा और जस्ता धातुओं का मिश्रण है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कुवैत की राजधानी का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कुवैत की राजधानी का नाम है कुवैत सिटी। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
निम्नलिखित में से नट पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नट पूजा असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई याद रखना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को अन्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले जीके, जीएस और साइंस के लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के मिलेंगे। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको मेरे भाई लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी का, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी का, ऑप्शन सी है महानदी का और ऑप्शन डी है तापी नदी का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही।
यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, इसलिए आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।